Hello, aspirants. Welcome back to the channel. And hello, everyone. I'm Priyanka Patania, your English educator. Welcome back to the Victory Series Mastercader English classes, where we discuss most important topics and solve PYQs to help you ace in your exam. And if you haven't subscribed to our channel till now, kindly subscribe to our channel and hit this bell icon ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहले आ सके और नॉट जस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज आपको हमारी bansalacademy.com वेबसाइट पे अगर आप चाहोगे तो वहां देख जाएंगे और हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो TEQ यानी कि टेक बाय बंसल अकेडमी अगर आप सर्च करोगे तो आपको अबंडेंस ऑफ कोर्सेज वहां पे देखने को मिल जाएंगे HP पटवारी TGT PGT टीचिंग एग्जाम्स CSIR नेट आपको जितने भी जो है नेट सेट कोर्सेज हैं वहां पे जाके देखने को मिल जाएंगे अगर आप हमारे जो है मास्टर केडर इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो वहां पे भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ जो है मैं भी आपको नंबर दिखा दूंगी कांटेक्ट पे आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो नहीं तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो वेबसाइट भी है और अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो कमेंट कर देना हमारी टीम खुद ब खुद आपको रीच आउट कर लेगी ओके हमारे कोर्स में क्या क्या मिलता है आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ताकि आप अपने जितने भी आप अगर वर्किंग हो या कोई और काम करते हो जब भी आपको टाइम लगता है तो आप पूरे के पूरे लेक्चर्स को अपने टाइम के अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो सेकेंड थिंग इज आपको वेल स्ट्रक्चर जो है PDF नोट्स मिलते हैं नोट्स बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत टीडियस टास्क है तो आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे जिसे आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और आप बाय भी कर सकते हो हमारे सेपरेटली हमारे रिटर्न नोट्स को भी विद दैट आपको क्विजेस मिलेंगे अगर आपने टॉपिक में लेक्चर लगा लिया है तो क्विज पे जाइए हमारे ऐप में आप टेस्ट लगा सकते हो विद द टाइमर तो टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है आपके टाइम में अच्छे से ज़्यादा स्कोर करने के लिए और आपका जो ड्रीम है गवर्नमेंट टीचर बनने का वो आप ज़रूर पूरा करोगे राइट तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है जॉर्ज ऑरवेल आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में ये जो राइटर हैं इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हैं अगर आप अपना सिलेबस देखोगे अगर आप वहाँ पे लिखा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी राइटर्स में से एक आपको नाम दे रखा है जॉर्ज ऑरवेल जॉर्ज ऑरवेल के बारे में कौन नहीं जानता इनसे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम पूरा को पूरा डिस्कस करेंगे और इतने इजी मैनर में कि आपका जॉर्ज ऑरवेल जो है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इस पूरे लेक्चर में और मैं आपको बता दूंगी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स इनकी लाइफ के बारे में करियर एंड वर्क्स एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स किस तरीके से क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही ये वीडियो सेशन आपकी तरफ लाया गया है कुछ भी यहाँ पे गेस वर्क नहीं बताया जाएगा कि ये हो जाएगा ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है फैक्ट बेस्ड बातें करी जाएंगी जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे ताकि आपको एक्चुअल में एक रियलिटी चेक मिले कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है क्या डिफिकल्टी लेवल है और क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर का तरीका कैसा है और इन फ्यूचर आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो ये होता है एक रियलिटी चेक ना कि कुछ भी यहाँ वहां से उठा के पढ़ा देना राइट चलिए जॉर्ज ऑरवेल जॉर्ज ऑरवेल पहले बता दें ये इनका रियल नेम नहीं है तो पहला ही आपका जो है क्वेश्चन में मार्क्स आपको यहीं से मिल जाते हैं रहा एरिक आर्थर ब्लेयर ये इनका है रियल नेम सो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल एरिक आर्थर ब्लेयर और एरिक आर्थर ब्लेयर जो है ये बहुत ही फेमस राइटर है इनका पेन नेम या इनका स्यूडोनिम क्या है तो ये है जॉर्ज ऑरवेल दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए पेन नेम यहाँ पे मैंने फिर भी प्रिसाइजली लिख दिया है अगर फिर भी ना समझ आए तो एक अच्छे से मैनर में जॉर्ज ऑरवेल चोजन इन 1933 क्यों चूज करा था इनका ये नाम ये भी मेंशन्ड है तो ये इसी तरीके से नोट्स आपको मिलेंगे ऐसा नहीं है कि मैं दिखा कुछ और रही हूँ और नोट्स आपको कुछ और मिलेंगे इसी तरीके से आपको वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे और व्हाट्सएप पे आप हमसे जो है एज आप हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उनसे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स हैं उनसे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो विद दैट हमारा कम्युनिटी भी है जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और आपस में भी बात करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हो टेक टीम भी है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर योर ओन कन्वीनियंस जॉर्ज ऑरवेल चोजन इन 1933 क्योंकि ऑरवेल एक रिवर का नाम है रिवर ऑरवेल इन सफोल्क जॉर्ज जो है वो फॉर इट्स इंग्लिश फेमिलियरिटी बहुत सारे इंग्लिश
जो है नेम्स में से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोगों का नाम होता है जॉर्ज। हमने किंग्स का भी नाम सुना है, जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, ये सब करके। तो जॉर्ज बहुत कॉमन क्रिश्चियन नेम है हमारे पास। टाइमलाइन हम देखें 25 जून 1903 टू 21 जनवरी 1915। अगर बाकी याद रखें ना रखें, ईयर ज़रूर याद रखना। 1903 टू 1950 ये पूरा का पूरा इनका टाइमलाइन रहेगा। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, एक और क्वेश्चन आ गया, अभी हमने डिस्कस करा था। स्टार बना दूंगी जो इंपॉर्टेंट है, ओके, उसको आपने ज़रूर कवर करना है। इनका बर्थ प्लेस के ऊपर क्वेश्चन था कि कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से ऐसे राइटर हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं, एक ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन इनके ऊपर इसी के ऊपर था बर्थ प्लेस की, कि इनका बर्थ प्लेस क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोतीहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। इंडिया जब कॉलोनियल रूल के अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, तब इनका जन्म जो है मोतीहारी, जो अभी जो है बिहार का पार्ट है, आई गेस, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था उस समय। फिर बंगाल और बिहार आपको पता है अलग हो गए, एंड देन वी हैव बंगाल प्रेसिडेंसी का था। अभी के समय ये है बिहार का पार्ट है मोतीहारी। तो उस समय में मोतीहारी बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। आज के समय में बिहार जो है हमारे पास फ्री इंडिया का पार्ट है। डेथ का रीजन भी पूछा गया था, लंदन इंग्लैंड में डेथ कैसे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हुई थी लंदन में। एंड बीइंग अ वाइट मैन, ही वाज नॉट अ फॉलोअर ऑफ, he was not a follower, not a follower, but he was not a supporter of, basically he was not a supporter of British colonialism. ये white supremacy में विश्वास नहीं रखते थे कि आप just because of your skin color आप superior नहीं हो जाते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इनके दिमागों में ये चीज़ थी, white people के दिमागों में, ब्रिटिशर्स के, कि we are the white people, हमें गॉड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ताकि हम लोगों को सिविलाइज करें, सैवेजेस को समझाएं अपनी जो है चीज़ें, और उन्हें भी सिविलाइज करें, उन्हें कन्वर्ट करें। बेरियल जो है इनका ऑल सेंट्स चर्चयार्ड, सटन कोटनी, ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड। व्हाई आई हैव रिटन द बेरियल प्लेस? समटाइम्स बहुत सारे जो फेमस राइटर्स होते हैं उनके बेरियल प्लेसेस का भी पूछा जाता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट। ऑक्यूपेशन क्या है? नॉवलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक रहे हैं। इन्होंने जो है वॉर्स में भी पार्टिसिपेट करा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। डिस्टोपियन नॉवल भी लिखे हैं इन्होंने, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। बहुत फेमस कोटेशंस के ऊपर इनके क्वेश्चन आ गए, बहुत फेमस कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए। बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल भी क्वेश्चन इनसे आते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं ये वीडियो क्लास आपके पास लेकर आई हूँ। एंड आई विल लेट यू नो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, और कौन सी चीज़ें आप छोड़ के जाओगे तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप वो चीज़ें पढ़ो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आए, आप मार्क्स ज़्यादा खींच सको, रादर देन वो चीज़ें पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन ही ना आए। ओके, अब हम इनके लाइफ एंड करियर के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही हाईलाइट कर दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रट्टाफिकेशन करना है, सब कुछ ही पढ़कर जाना है, इतना ह्यूमन ब्रेन का कैपेबिलिटी भी नहीं होता पढ़ने का। अर्ली चाइल्डहुड इन इंडिया, बचपन इनका इंडिया में बीता, उसके बाद एट द एज ऑफ जस्ट 1 ईयर इंग्लैंड में चले गए थे। एजुकेशन सेंट सिप्रियंस प्रेप स्कूल, देन ईटन कॉलेज। इम्पॉर्टेंट है ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 1922 में ज्वाइन इंडियन इंपीरियल पुलिस इन बर्मा, 5 years। बर्मा यानी कि आज के समय का म्यांमार। एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन शेप्ड हिज एंटी इंपीरियलिस्ट व्यूज। बर्मीज डेज जो है इनका वर्क था, जहां पर ये एक्चुअल में इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया इंडियन पुलिस में। ये मत समझना कि इंडियन का पुलिस था, ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स का जब इंडिया के ऊपर राज था, तो वो वहाँ पे जो है बर्मा में गए। उनका जो ग्लास पैलेस था वहाँ पे उनको जो है राजा रानियों को भगाया इन्होंने, मारा, जो है करा, एंड वहाँ पे लड़ाई लड़ी, और वहाँ पे जाके इंडियन पुलिस, इंपीरियल पुलिस बर्मा में जो है राज करा। और वहाँ पे ये भी उस जो है पुलिस का पार्ट थे हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में जो है बर्मीज डेज में अच्छे से बताया है कि 5 साल मैंने तो वहाँ पे ज्वाइन करा, मैंने करा, बट जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों देखी, सही देखी हैं, मैं बता नहीं सकता कॉलोनियल जो है ऑपरेशन कितना बुरा है। और ये एंटी इंपीरियलिस्ट व्यूज हो गया था, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ। ये कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं, कितना बुरा जो है कॉलोनियल लोगों ने कॉलोनाइज लोगों के साथ करा है। यानी कि जो कॉलोनीज बनाते हैं ये ब्रिटिशर्स, ये खुद तो कॉलोनाइजर्स हैं,
कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड में क्या फ़र्क है? कॉलोनाइजर्स जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स, ये आए, इन्होंने हमें कॉलोनाइज्ड करा। कॉलोनाइज्ड कौन हुए? जो एक्चुअल में वहाँ पे नेटिव जो लोग रह रहे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इंडियन जो है उस समय इंडिया में रह रहे थे, कॉलोनाइजर्स आए, इनको कॉलोनाइज्ड कर दिया। तो कॉलोनाइज्ड पीपल के साथ क्या करा? अत्याचार करते हैं। 1930s, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन जहां जहां स्टार लगेगा क्वेश्चन वहां रखे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आप जो है पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। विक्ट्री सीरीज प्लेलिस्ट में आपको हर कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएगा, जो जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीवाईक्यूज अभी तक हमने कवर करे हैं। Lived in poverty in London and Paris, wrote down and out in Paris and London. इन्होंने अब लंदन में, पेरिस में, एक्चुअल में he belonged to a very good family and he wanted to experience कि what actual lower class people suffer. तो वहाँ जाके ये जो है बेगर या पॉपर के फॉर्म में रहते हैं लंदन एंड पेरिस में, और वहाँ पे भीख मांगते हैं, डिश वॉशर का काम भी करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि उनको क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कितना बुरा उनका लाइफ होता है, क्या उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो इस सब उन्होंने करा था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया, बहुत स्कोरिंग जो है ये राइटर है आपके पास, पढ़ के जरूर जाइएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं। 1936 में वेंट टू स्पेन, फॉट इन स्पेनिश सिविल वॉर। हु वाज द राइटर हु फॉट इन स्पेनिश सिविल वॉर? जॉर्ज ऑरवेल। विच ईयर? 1936। कौन सा वॉर लड़ा था ये भी पूछा गया है। स्पेनिश सिविल वॉर 1936 में लड़ा था। ही वॉज वुंडेड, डिसिल्यूजन विद टोटलिटरियनिज्म, होम इज टू कैटेलोनिया। कौन सा वर्क? एक ही लाइन से 4-5 क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ से बताकर भी अगर नहीं करोगे देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आपके पास इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा फायदा उठाइए। होमेज टू कैटलोनिया, होमेज टू कैटलोनिया में एक है, कौन सा वर्क है जिसके स्पेनिश सिविल वॉर के ऊपर इन्होंने कौन सा अपना वर्क लिखा था? होमेज टू कैटलोनिया, जहाँ पे अपनी पूरी बताते हैं कि स्पेनिश वॉर, सिविल वॉर में जब ये गए थे, पार्टिसिपेट करा था, वुंडेड हुए थे, जख्म हुए थे, इनको जो है जख्मी हुए थे, तो क्या क्या चीजें इन्होंने जो जो फेस करी थी उस समय, वो सब कुछ इन्होंने इसमें अपने बताया है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब आप बोलोगे सब कुछ इम्पोर्टेंट है, यस, जितना जितना बता रही हूँ सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं। World War II, worked for BBC Eastern Service Propaganda and then became journalist. इनमें से कौन सा राइटर है जिसने बीबीसी ईस्टर्न सर्विस में काम करा है, वर्क करा है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, और उसके बाद जर्नलिस्ट बन गए थे? जॉर्ज ऑरवेल। Famous for sharp critiques of imperialism, capitalism, communism, totalitarianism, and social injustice. So, students, you have to remember one thing कि आपके जो जॉर्ज ऑरवेल थे, being a white man, ये बहुत ज़्यादा जो है खिलाफ थे कोलोनियलिज्म के, imperialism के, capitalism के, communism के, totalitarianism के, social injustice। यानी कि अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटते थे। ये नहीं सोचते मैं वाइट मैन हूँ तो मुझे वाइट लोगों को ही सपोर्ट करना है, अगर वो गलत कर रहे हैं तब भी मुझे सपोर्ट करना है। क्योंकि मोस्टली मोस्टली आप जो है जितने भी वाइट राइटर्स देखोगे वो मोस्टली यही ही करते आए हैं, चाहे वो हमें सामने से दिखाएं या ना दिखाएं। वो रेसिस्ट रह चुके हैं, वो अपने आप को सुपीरियर ही मानते हैं। उनमें से बहुत चंद, बहुत रेयर आपके पास वाइट राइटर्स ऐसे आपको दिखेंगे। बाय वाइट आई मीन ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश राइटर्स हैं आपके पास, ब्रिटिश राइटर्स हैं जो कोलोनियलिज्म के ऊपर जब बात करते हैं, तो वो बहुत कम है जो कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट बात करेंगे कि ये बुरी चीज थी। वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वो बोलेंगे वी आर द वाइट पीपल, वी आर सुपीरियर, गॉड ने हमें ड्यूटी दिया है, हम जो है सैवेजेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें सिविलाइज बना रहे हैं, दैट इज आर ड्यूटी, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम नहीं होते तो ये जो है बर्बाद हो जाते। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों देखी वायलेंस देखा है, एंड ही एक्चुअली फील्स की जो है कोलोनियलिज्म बहुत गलत चीज है। इम्पॉर्टेंट है वंस अगेन, वॉज नन इन हिज लाइफ टाइम, डाइड टू यंग, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, लंदन में इनका डेथ हो गया था। रिमेंबर दिस। हिज लेगेसी इटसेल्फ इज द अवार्ड, एडजेक्टिव ऑरवेलियन। अभी जो टर्म है ऑरवेलियन क्यों यूज करा जाता है? कोई भी जो इनके तरीके से लिखता है, सोचता है, समझता है, राइटिंग स्टाइल को लिखता है, तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज करा जाता है ऑरवेलियन। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैवंट जॉइंड द कोर्स येट। नॉलेज जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए, ठीक है। ज्ञान का सागर है, तो जहां से भी आप डुबकी लगाओ तो वहां से ज्ञान लेना चाहिए, जरूरी है। और यहाँ से जो है इनके जो है जितने क्रोनोलॉजिकल वर्क्स हैं उनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, बहुत क्रिस्प मैनर में आपके पास लेकर आए हैं। बर्मीज डेज, बर्मीज डेज में ये बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ पे जब भी अपने जो है 5 years बर्मा में देते हैं, तो वहाँ पे एक डॉक्टर भी होता है जो इंडियन डिसेंट से होता है, और वो बहुत तारीफ करता है कि नहीं नहीं, कोलोनियलिज्म तो बहुत अच्छा है, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज करा, हमें सिविलाइज करा, वो तो बहुत अच्छा, वो काफी तारीफ करता है। और इनको ये चीज खटकती है जॉर्ज ऑरवेल को
कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ब्रिटिशर्स तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हम तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हम तो उल्टा तुम्हें लूट रहे हैं। तो वो एक जो एक पर्दा हमारी आंखों के आगे था, ब्राउन लोगों के आगे यानी कि इंडियंस के आगे उस समय जब कॉलोनाइज थे, कि ब्रिटिश राज बहुत अच्छा है, हमारे जो है हमारी तो कुछ संस्कृति थी नहीं, कुछ धरोहर थी नहीं, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हम तो बर्बाद हो जाते। जो पट्टी पढ़ाई गई थी वही जो है रटे जा रहे थे, इसीलिए कॉलोनाइज कॉलोनाइज ही रह गए और ब्रिटिशर्स राज करके चले भी गए। A Clergyman's Daughter 1935, Keep the Epistrata Flying 1936। ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि सिर्फ ऑप्शंस में दिए गए थे, एक आधी बार पूछा गया था कि इनमें से जो है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से 3 वर्क्स में ये वर्क्स आ गए थे और बोला था कि इनमें से ऐसा वर्क बताओ जो जॉर्ज ऑरवेल का नहीं है। तो वैसे वर्क्स में क्वेश्चन आ रखे हैं इन डेप्थ, अभी तक मैंने तो इनसे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। कमिंग अप फॉर एयर से क्वेश्चन आया था, ये बात करते हैं हमारे पास डिसइल्यूजनमेंट की और साथ ही साथ जो है वॉर के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा वॉर के बाद। एनिमल फार्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत डिटेल में मैंने कराया है। इसमें आपसे जो है पूछा गया था कि एनिमल फार्म में क्या है, एनिमल फार्म जो है हम इस क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वी हैव वेरी फेमस डिस्टोपियन नॉवल वंस अगेन, एनिमल फार्म आपका एक पॉलिटिकल एलिगरी है, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर वहाँ पे बात करी गई है हमारे पास, कैसे एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस को रिप्लेस करके जो है एक रूल लेकर आते हैं कि हम सब आज़ाद होंगे, आज से हम पे कोई इंसान जो है वो राज नहीं करेगा। राज तो ना करे, बट वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे वो भी जो है क्या करते हैं, इंसानों की तरह ही बन जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी है, कौन सा एनिमल कौन से पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से फार्म में काम करें और उस फार्म का नाम क्या है, ये तक क्वेश्चन आ रखा है, इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सो यू शुड बी नोइंग दैट। 1984 जो है ये हमारे पास जो है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। आजकल अगर आप बिग बॉस देखते हो तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से, इसी नॉवल से, इसी डिस्टोपियन नॉवल से लिया गया है। डिस्टोपियन नॉवेल्स होती हैं यूटोपिया का एकदम उल्टा। यूटोपिया होता है जहाँ पे हम सब इक्वली रहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट, चाहे आप मैन हो वुमेन हो, सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, आपके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, शेयर्ड प्रॉपर्टी थी, सब मिलजुल कर खुशहाल रहते हैं। डिस्टोपिया होता है एकदम उल्टा, जो कि आप समझ लो कि हम आज की डेट में जहाँ पे रह रहे हैं, दैट इज डिस्टोपियन वर्ल्ड की। बहुत सारे जो है, अगर आप किसी डिक्टेटर के अंडर रह रहे हो या फिर अगर आप जो है ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पे हर वक्त आप पे जो है नजर रखी जाए, एंड यही वो चीज़ की डिक्टेटरशिप की बात करता है 1984 में। ठीक है, वी आर स्टिल मच बेटर, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, एंड यहाँ पे तो आप जो है नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लेके समझ लो, बस इतना सी बात है। 1984 में हमारे पास हम बात करते हैं, ओके, इन सब चीज़ों को। बिग ब्रदर इज वॉचिंग एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हर वक्त आपको देखते रहती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना है, उसकी भलाई करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो यू विल बी टॉर्चर्ड एंड किल्ड। और उस रूम का क्या नाम है, टॉर्चर कैसे करते हैं आपको, जो है आपका फेस जो है, आपका हेड जो है वो एक बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे जो है भूखे हुए जो एकदम हंग्री रैट्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और वो धीरे धीरे आपके जो है फेस को, आपके नोज को आपको कट करेंगे, खाएंगे। सो ये टॉर्चर दिया जाएगा। लव अलाउड नहीं है, बहुत कम फर्टाइल वुमेन रही हैं, वो भी बात करेंगे यहाँ पे। डाउन आउट इन पेरिस एंड लंदन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया था, कौन सा ऐसा वर्क है जहाँ पर आपके जॉर्ज ऑरवेल ने खुद जो है लोअर वर्किंग क्लास में जो है डिश वॉशर का, एक पॉपर का, एक बैगर का काम करा था पेरिस और लंदन की गलियों में, स्ट्रीट्स में, ताकि वो एक्चुअल में समझ सकें कि उनको लोअर क्लास वर्किंग लोगों को क्या क्या दिक्कतें फील करनी होती हैं। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक्चुअल में करा था और ये इस वर्क में इन्होंने उसका डॉक्यूमेंट करा था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। द रोड टू वाइगन फायर जो है ये भी एक ऑप्शन में आया था कि ये कोई वर्क है, ये किसने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। होमेज टू कैटलोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा वर्क है जो स्पेनिश सिविल वॉर में अपने ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंसेस को बताया गया है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, तो ये है होमेज टू कैटलोनिया। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, ये वो सारी बातें इन्होंने करी थी। देन वी हैव शूटिंग एन एलिफेंट 1936 ऐसे, व्हाई आई राइट 1946 ऐसे, ये भी सेमी ऑटोबायोग्राफी का है इनका। तो ये आपको जो है वन, डाउन एंड आउट इन पेरिस पढ़ना है, होमेज टू कैटलोनिया मस्ट रीड करना है, विकीपीडिया से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से अगर आपको पढ़ना है। ऑथेंटिक सोर्सेज मैं बता देती हूँ, विकीपीडिया, बाकी आपके पास और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बट ऑथेंटिक सोर्सेज जो आपके एग्जामिनर मान रहे हैं दैट इज विकीपीडिया, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो जरूर। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश पीपल, होमेज टू कैटलोनिया, 3 वर्क्स जो है यहाँ से आपको एसेज नॉन फिक्शन बिल्कुल पढ़ने हैं।
ठीक है, डाउन आउट एंड पेरिस जो है हमारे पास, हम बात करते हैं ऑरवेल की। ये डिश वॉशर का काम करा था इन्होंने पेरिस में। पेरिस में किसका काम करा था? डिश वॉशर का। एंड लंदन में जो है एक भिखारी का काम करते हैं, ट्रैम्प्स बन के, प्रॉपर बेगर पॉपर बन के रहते हैं। बर्मीज डेज में हमारे पास आ जाएंगे ये कैरेक्टर, आ जाएंगे, इनको आप ध्यान रखिएगा। और सेट कहाँ पे? ब्रिटिश बर्मा में सेट है पूरा का पूरा कहानी। डॉक्टर वेरा स्वामी, जिनकी मैं बात करती हूँ, इंडियन डॉक्टर जो कॉलोनियलिज्म की बहुत तारीफ करते हैं। अ क्लर्जीमैन्स डॉटर हम देख सकते हैं यहाँ पर। एंड कीप द एपिस्ट्रा फ्लाइंग, द रोड टू वाइगन पियर, माइनर्स की कहानी है हमारे पास, माइनर्स की कीपिंग अप फॉर एयर। और यहाँ पे जो है ये बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ने किस तरीके से हमारी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। एनिमल फार्म, इस तरीके के नोट्स आपको मिलेंगे, वेरी वेरी प्रिसाइज। आपको जो है इतने ब्यूटीफुल नोट्स आई डोंट थिंक सो कहीं और मिलेंगे, और मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट या I try to make notes as precise and as concise as possible rather than writing long long paragraphs जिनको देखकर ही आप घबरा जाओ कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे इन्हें। ओल्ड मेजर जो है, वाइस बोर जो होते हैं वो ओल्ड मेजर होते हैं, और ओल्ड मेजर को रिप्रेजेंट करेंगे आपके जो बोर होंगे, जंगली सुअर होंगे। कार्ल मार्क्स और लेनिन का जो है हमारे पास, मार्क्सिज्म से आपको पता है कार्ल मार्क्स। और पिग जो है, पिग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नेपोलियन को, रिमेंबर। एंड रूथलेस लीडर स्टालिन। पिग जो है वो स्नोबॉल जो है, इसका एक नाम होता है, स्नोबॉल पिग का नाम होता है, वो जो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉट्स्की को। एक पिग जिसका नेपोलियन नाम होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टालिन को। एक का नाम होता है बोर का, ओल्ड मेजर, वो रिप्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स को। एक लॉयल हॉर्स का नाम होता है बॉक्सर, वो वर्किंग क्लास है, बाद में बेचारा मर जाता है काम कर करके। वो रशियन की वर्किंग क्लास को बताता है कि काम करते रहो बट तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, कोई तुम्हें पूछता नहीं, बस काम के लिए रखा है वर्किंग क्लास को। और वो एक दिन चुपचाप मर भी जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपर पोजिशन पे लोग होते हैं। स्क्विलर एक पिग है जो प्रोपेगेंडिनिस्ट है। देन वी है बेंजामिन, एक सिनिकल डंकी है, ये भी जो है काम करता रहता है हर वक्त। मिस्टर जॉन्स जो है वो ओरिजिनल फार्मर होता है, इस जो है ऑनर होता है इस फार्म का। तो आपके एनिमल फार्म के ऑनर का क्या नाम है? मिस्टर जॉन्स, जो कि बहुत ही अत्याचारी करप्टेड लीडर होता है। इसके ही खिलाफ जो है ये एक लेकर आते हैं एक क्रांति, और कमांडमेंट्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास कमांडमेंट्स है ना, तो ये भी 7 कमांडमेंट्स बनाते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे। पहले कहते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इनको करप्शन आता है कि अब हम भी बेड पे सोएंगे, हमें भी बेड पे। पहले जाके देखते हैं कि इंसान सोते कैसे हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, बेड पे सोते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब क्या करते हैं। हमारे में तो ऐसा नहीं होगा, हम सब तो इक्वल रहेंगे। फिर धीरे धीरे कहते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल, और फिर कहते हैं 2 लेग्ड जो है हमारे पास, 4 लेग्ड वाले होंगे, जिनके 4 टांगे होंगी, वही उनको ही हम कंसिडर करेंगे एनिमल। बर्ड्स कहते हैं भाई हमारी तो 4 टांगे नहीं है, हमारी तो 2 हैं, हमें भी कंसिडर करो। तो कहते हैं ठीक है 2 लेग्स बट 2 विंग्स, ये भी, इनको भी हम कंसिडर करेंगे, ये भी फ्रेंड है, बाकी सारे एनिमीज हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा करप्शन आता है, पिग्स जो है वो टॉप पे होते हैं एकदम। पिग्स जो है वो बेड्स पे सोना शुरू कर देते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा उनमें जो खाना पीना बस ही, सूट बूट पहनना शुरू कर देते हैं पिग्स। और पहले इन्होंने एक कमांडमेंट्स में ये भी लिखा था कि कोई कपड़े नहीं पहनेगा, क्योंकि कपड़े कौन पहनते हैं? ह्यूमंस पहनते हैं, तो हम अब कपड़े नहीं पहनेंगे। धीरे धीरे पिग्स कपड़े भी पहनना शुरू करते हैं, हम टीवी या ये सब चीजें या ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे, ये भी करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे कमांडमेंट भी चेंज होती रहती है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये दिखाता है कि जब एक सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आता है तो अच्छी चीज के लिए आता है, बट धीरे धीरे करप्शन आ ही जाता है एक पॉइंट पे। तो इट इज अ पॉलिटिकल एलिगरी जो हमें बताता है। क्लाइमैक्स में बॉक्सर को बिट्रे कर दिया जाता है और उसको स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है। और ये परमिशन कौन देता है? पिग्स देते हैं परमिशन कि इसको स्लॉटर हाउस, इसको अब मार दो। pigs become indistinguishable from humans। एंड में देखते हैं pigs became indistinguishable from humans, that means उनको बिल्कुल भी आप परख नहीं पा रहे थे कि इंसान है कि पिग है, क्योंकि वो इस तरीके से उसमें हाव भाव में ढल गए थे, इतना करप्शन बढ़ गया था। तो ये पूरी की बात करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसका। देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट वर्क जिसको मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी, बाकी आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, और थोड़ा सा जरूर डिस्कस करके जाऊंगी। 1984-1949 में जो है ये पब्लिश हुआ था। विंस्टन स्मिथ प्रोटैगनिस्ट थे, रिकॉर्ड वर्कर थे। जूलिया से इनको प्यार हो जाता है, जो कि एक रिबेलियन होती है उस पार्टी के अगेंस्ट। ओ ब्रायन जो है वो इनर पार्टी के मेंबर होते हैं, जो विंस्टन की सच्चाई जानकर उसे जो है बिट्रे कर देते हैं कि विंस्टन तो प्यार में पड़ गया है, प्यार करना तो गुनाह है, राइट। बिग ब्रदर जो है वो पार्टी का लीडर होता है, जिसके पोस्टर्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, और हर वक्त एक ही बजता रहता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। यानी कि आपको हर वक्त जो है थॉट पुलिस जो है वो देख रही है, वो जरूर देख रही है। और ये ओशियाना में सेट है, एक टोटलिटरियन स्टेट है जहाँ पे राज है। इमेलिन गोल्डस्टीन एक स्केपगोट रिबेल है। ट्रॉट्स्की का फिगर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना रशियन रेवोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तो एक काम करिएगा, अगर आपने नहीं पता विकीपीडिया पे पढ़ लेना, या फिर यूट्यूब पे छोटा सा वीडियो देख लेना,
उसके बाद ये वर्क्स करना अच्छे से समझ आएंगे, नहीं तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा है तो आपको पता ही होगा, हमने कवर करा है सब कुछ। Resist Big Brother begins affair with Julia. They are caught by thought police turned by O'Brien. अब रूम का नाम है रूम नंबर 101। यहाँ पे मैंने रूम का नाम बताया था कि पूछा गया है। रूम है 101 जहाँ पे टॉर्चर करा जाता है रैट्स के थ्रू, और विंस्टन को टॉर्चर करता है। विंस्टन को इस तरीके से टॉर्चर करता है, कहता है मैं जूलिया से प्यार नहीं करता हूँ, छोड़ो परे, मैं बिग ब्रदर को सब कुछ मानता हूँ। स्पिरिचुअली उसको तोड़ के रख देते हैं, इतना ज्यादा रैट्स उसके नोज खा जाते हैं पूरा का पूरा। एंड एट द एंड से वो एक ही लाइन दोहराता रहता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, आई लव बिग ब्रदर एंड आई लव बिग ब्रदर। तो वो डर के मारे में एक में लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है वो, and that is a warning against totalitarianism. Okay, who controls the past controls the future, who controls the present controls the past. ये बहुत important lines हैं इसकी. Big brother is watching you, and second and third, if you want a picture of the future, imagine a boat stamping on a human face forever. रिमेंबर इतनी थी लाइन्स हैं आपके पास। तो आपके स्टाइल कैसे थे, कुछ कुछ जो है चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है हमारे पास जानना, जैसे कि क्लियर जर्नलिस्ट प्रोज लिखा करते थे। एलिगरी जो है एनिमल फार्म लिखा है, डिस्टोपिया 1984 लिखा है, रियलिज्म डाउन एंड टाउन जो है रियलिटी के बारे में बात करी कि लोअर क्लास वर्किंग लोगों का कंडीशन कैसा होता है। तो पॉवर्टी, ऑपरेशन, पावर, प्रोपेगेंडा, ट्रुथ वर्सेस लाइज के थीम्स पे बात करते हैं। आपके पास जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो कॉइन करी हैं, जिनमें से एक बिग ब्रदर है, थॉट पुलिस है, डबल थिंक है, न्यू स्पीक जो है वो जिसके लिए आपके पास 1984 में काम करते थे विंस्टन स्मिथ, एक जो है आपके पास मीडिया हाउस होता है ये, जहाँ पे ये बताते हैं कि बिग ब्रदर ही अच्छा है। एक्चुअल में बायस्ड होता है बट ऐसे ही होता है। ऑरवेलियन जो है वो टर्म यूज करी जाती है जो ऑरवेल के स्टाइल में लिखते हैं, एंड ऑरवेलियन बिकेम शॉर्ट हैंड फॉर ऑप्रेसिव गवर्नमेंट सर्विलेंस। गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो उन्हें ऑरवेलियन नाम का एडजेक्टिव यूज करा जाता है उनके लिए, तो ये एक एडजेक्टिव उन लोगों के लिए बन चुका है। ही इंस्पायर्ड काउंटलेस डिस्टोपियन वर्क्स। इनको क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, आगे आने वाले जितने भी डिस्टोपियन वर्क्स हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, अत्याचार है, टोटलिटरिज्म है एंड डिक्टेटरशिप है। His essay Politics and the English Language Shaped Ideas on Clarity in Writing, किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करें लिखें, उन सब के बारे में भी यहाँ पे बात हुई है। तो ये टर्मिनोलॉजी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास पूरे के पूरे वर्क्स हैं यहाँ पर। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, एनिमल फार्म, 1984, Burmese Days, Homage to Catalonia, and Politics and English Language, with that Down and Out in Paris and London। ये कुछ वर्क जो मैंने अभी बोले हैं ये बिल्कुल करके जाना। उसके ऊपर करना चाहते हो कमिंग अप फॉर एयर, देन वी हैव द रोड टू वाइग एम्पायर, व्हाई आई राइट, शूटिंग एन एलिफेंट, ये वर्क्स पे आप कर सकते हो। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, वो कर लोगे आपका जॉर्ज ऑरवेल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपसे कुछ फटाफट आपका मेमोरी जो है एकदम चेक कर लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या था, एरिक आर्थर ब्लेयर। पेन नेम क्या है, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो है वो रियल नेम नहीं है, ये जस्ट पेन नेम है, एक स्यूडोनेम है जो कि ये यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के दौरान, अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए इन्होंने ये नेम यूज़ करा था। जॉर्ज जो है वो फर्स्ट नेम कहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया, कहाँ से इन्होंने अपना ये नाम बनाया, जॉर्ज ऑरवेल ही क्यों बनाया। ऑरवेल जो है वो एक नदी का नाम है, एंड जॉर्ज जो है वो बहुत कॉमन फेमिलियर इंग्लिश नेम है, इसलिए इन्होंने जो है ये दो नाम रखे, जॉर्ज ऑरवेल जोड़ के इन्होंने नाम बना दिया। फर्स्ट नेम जो है वो फेमिलियर इंग्लिश फर्स्ट नेम है, ऑरवेल जो है वो रिवर ऑरवेल से लिया गया है, रिवर ऑरवेल इन सफोल्क। एंड ये आपका आ जाएगा 1903 टू 1950 का ये पूरा का पूरा टाइमलाइन आएगा, और इनका बर्थ प्लेस है मोतिहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, आज के समय में मोतिहारी बिहार।
ओके। और इनका डेथ कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। कहाँ पे होता है? लंदन इंग्लैंड में होता है। और ये जो है जर्नलिस्ट रह चुके हैं बीबीसी में, उसके अलावा डिस्टोपियन वर्क्स पे, रियलिज्म पे। और इनके ऑरवेलियन टर्म यूज करा जाता है, जो सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, गलत के खिलाफ गलत बोलता है। और ही वॉज द ओनली वाइट पर्सन, यानी कि रेयर रेयर राइटर्स में से हैं जो कि जिन्होंने कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, टोटलिटरियनिज्म और सोशल इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई है, उसके खिलाफ बोला है। बर्मीज डेज में आपको इनका 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था बर्मा पुलिस में, इंडियन इंपीरियल पुलिस जो बर्मा में थी वहां पे इन्होंने उसके करा है। स्पेनिश सिविल वॉर का एक्सपीरियंस इन्होंने होमेज टू कैटलोनिया में बोला है। डिस्टोपियन नॉवल 1984 या 1949 में पब्लिश हुआ था। एंड देन वी हैव एनिमल फार्म, एक पॉलिटिकल एलिगेरी है जिसके लिए रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट। स्टालिन क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इनको सर्च करना ट्रॉट्स्की, ये कौन कौन से लीडर रह चुके हैं हमारे पास और इनके साथ क्या क्या हुआ था। विद दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो सेशन। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको थम्स अप दे देना, इट विल मोटिवेट मी टू create the best content for you. And also comment down below what you want to see next, and अगर आपको क्लास अच्छा लगे then आप वो भी लिख सकते हैं। And with that is it for today's video session. Hope you like it. See you soon in the next session. Thank you.